हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू KS आरतानी एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम क्लास 11th कॉमर्स OCM सब्जेक्ट गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज 1 उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंश्योरेंस, फिर इंश्योरेंस के बारे में जो ये सारी बातें थी IRDA वाला, वो सब कर लिया था। पोस्टल सर्विसेज से अब हमको आज शुरू करना है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर आपको ये कंटेंट जो है इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है, आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं वीडियो को। चलिए शुरुआत करें पोस्टल सर्विसेज की। तो पोस्टल सर्विसेज हमारी रिटर्न इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए बड़ी ज़रूरी है। हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह स्पीडीली या बिना इंटरप्शन के इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं, तो पोस्टल सर्विसेज पहले के ज़माने में बड़ी काम की थी। ये जो है अब प्राइवेट पोस्टल सर्विस भी आ गया है, और साथ-साथ में आपका आंगड़िया भी आ गया है। और ये जो है इंडिविजुअल्स के लिए, बिज़नेस यूनिट्स के लिए, सबके लिए काम करते हैं। इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज देते आ रहा है मोर देन 150 ईयर्स से। और पोस्टल डिपार्टमेंट ये सर्विसेज से ज़्यादा एक्चुअली मनी ऑर्डर हो गया, डिपॉजिट करना हो गया, पैसे डिपॉजिट करना, स्मॉल सेविंग्स हो गई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रूरल इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई, ये सब वो देते हैं। ये दूसरी सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कई सारी स्कीम्स में एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ये जो है हमें रिटायरमेंट की पेंशन जो मिलती है, उसमें भी इनका रोल होता है। इनको लाइसेंस मिला हुआ है कि ये बैंकिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं, और इसीलिए ये एक बैंक की तरह भी हमारे लिए काम करते हैं। जैसे नॉर्मल बैंक में हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, लोन लेते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन इन द पोस्ट ऑफिस एज वेल। हमारे इंडिया में प्रेजेंटली 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। उनमें से ऑलमोस्ट 90% जो हैं वो रूरल एरियाज में सेटअप की गई हैं, और ये अब उनकी सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला है जनरल पोस्ट और लेटर, यानी इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करना एक जगह से दूसरी जगह। पोस्ट कार्ड हो गए, इनलैंड लेटर कवर्स हैं, उन सब के ज़रिए ये पोस्ट करते हैं। फिर आता है रजिस्टर्ड पोस्ट में हम लोग वो लोग चार्जेस लगाते हैं। जनरल पोस्टल कम्युनिकेशन से ज़्यादा चार्जेस इसमें लगते हैं, और ये जो है आपका ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। और इसमें सेंडर जो है, पोस्ट का जो सेंडर है, उनको एक प्रूफ चाहिए होता है कि रिसीवर की ये सिग्नेचर है, ये उनका एक्नॉलेजमेंट होता है, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इसके पे करने पड़ते हैं। मतलब मुझे अगर किसी को कुछ भेजना है, तो मैं जिसको भेजना चाहता हूँ उसका सिग्नेचर उस पे होना चाहिए, या एक प्रूफ होना चाहिए, उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। फिर आता है पार्सल सर्विसेज के ये सारे प्रोडक्ट्स जो लॉ प्रोहिबिट करता है, उसके सिवा सारे प्रोडक्ट्स पार्सल में भेजे जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। पार्सल का बुकिंग आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। जनरली जो पार्सल भेज रहा है वो उसको फीस पे करना पड़ता है। इसी के अंदर एक और पार्ट आता है, वो है आपका वीपीपी, यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट। जो आपका वीपीपी है वो आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर जब उसको प्रोडक्ट का एक ऑर्डर मिलता है, तो वो एक पार्सल भेजता है पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए, और जो रिसीवर है वही पार्सल चार्जेस पे करेगा, और जो प्राइस उन्होंने डिसाइड किया वो भी रिसीवर ही पे करेगा, सीधी-सी बात है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट फिर वो चार्जेस को सेंडर को पास कर देता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने मुझे कुछ बेचने के लिए ऑर्डर दिया, तो मैं आपका जो पार्सल है वो पोस्ट ऑफिस में डाल दूँगी। जब आप उस पार्सल को रिसीव करेंगे तब आपको वो उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, और साथ-साथ में उस पार्सल, मतलब जो चीज़ आपने मँगवाई है उस चीज़ के भी आप पैसे पे करेंगे। वो पैसे पोस्ट ऑफिस फिर मुझे दे देगा। इसको बोलेंगे वीपीपी। चलो फिर आता है स्पीड पोस्ट या पार्सल। इसमें क्या है कि पार्सल जाता तो है, पर वो गारंटी लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका पार्सल पहुँच जाएगा, जो भी प्लेसेस ऑलरेडी डिसाइडेड है इंडिया में। ऐसा नहीं कहीं भी पहुँच सकता है। इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, स्पीड पोस्ट और पार्सल के चार्जेस ज़्यादा होते हैं जनरल पोस्ट और पार्सल से, और इसको भी आप इंश्योर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। फिर बात करें एक्सप्रेस पार्सल की, तो ये इंडिविजुअल और बिज़नेस यूनिट दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीडीली आपके पार्सल्स और प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, यानी उस टाइम में वो पहुँच भी जाएँगे। पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो या तो हवा से या तो फिर किसी और फ़ास्ट रूट से उसको भेजता है। इसकी फ़ीस स्पीड पोस्ट से भी हाई है।
नेक्स्ट जो सर्विस आती है वो आपकी सेविंग सर्विसेज। पोस्टल डिपार्टमेंट बैंक की तरह ही आपको सेविंग स्कीम्स और सर्विसेज देती है। एग्जांपल है सेविंग अकाउंट, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, मंथली इनकम प्लान, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको वहाँ मिलती हैं। बैंक की तरह ही पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी खोला जा सकता है, उसके लिए चेकबुक भी वहां से मिलती है। और अब तो पोस्ट ऑफिस में भी एटीएम कार्ड की सुविधाएं आ गई है। बात करें रिकरिंग डिपॉजिट की, तो इस स्कीम के हिसाब से अकाउंट होल्डर को एक प्री अमाउंट होता है जो डिसाइडेड होता है, और वो उसकी डेट भी डिसाइडेड होती है कि इस डेट पे आपको पे करना है। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो जैसे ही अकाउंट आपका मैच्योर हो जाएगा, तो जो आपने पे किया उसके साथ उसके ऊपर लगा हुआ इंटरेस्ट, सब पैसे आपको मिल जाएंगे 5 साल के बाद। अगर आप चाहते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अभी भी चलता ही रहे, तो अनदर 5 ईयर्स के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 5-5 के मल्टीपल्स में ये चलता जाएगा। टर्म डिपॉजिट की बात करें तो टर्म डिपॉजिट जो है फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है। मतलब मैं कुछ पैसे वहां जमा करूंगी और वो पैसे 1 2 3 5 ईयर्स के लिए वहां पर जमा रहेंगे, और ये पैसे कितने होंगे, 200 रुपीज या उसके मल्टीपल में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ हर 3 मंथ्स में होता है, लेकिन इंटरेस्ट पे होता है ईयरली बेसिस पे। ये अकाउंट जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और इस अकाउंट को आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले क्लोज कर सकते हैं। रिकरिंग में ऐसा नहीं होता। चलो फिर बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो जो एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उसको पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इस सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है वो 5 to 10 ईयर्स होता है, 5 या 10 साल होता है। इसमें भी इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा उसकी जानकारी पहले ही वो लोग बता देते हैं। जब आपका मेच्योरिटी पीरियड आएगा 5 से 10 साल जो भी होगा, फिर आप अपनी जो है सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप सारे के सारे पैसे वापस ले सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो आता है वो आपका किसान विकास पत्र। जो किसान विकास पत्र में डिपॉजिटर होता है, उसको जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका डबल अमाउंट मिलता है। वो भी कब, 100 महीनों के बाद, यानी कि 8 साल 4 महीनों के बाद। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के लिए ही अवेलेबल होता है, मतलब हम जितने चाहें उतने पैसे नहीं डाल सकते, लिमिट में होता है। और ये भी आप मैच्योरिटी डेट होने के बाद आप इसको कहीं पर भी जाकर के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके अमाउंट अपना क्लेम कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये बड़ा काम का है, बड़ा मशहूर है। बाकी जितने हमने ऊपर पढ़े, किसान विकास पत्र, एनएससी, इन सबसे ज्यादा मशहूर हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। कोई भी इंडिविजुअल जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड या स्कीम, इस स्कीम में जो है वो पैसे डाल सकता है, अकाउंट खोल सकता है। इसका ड्यूरेशन होता है 15 साल का। मिनिमम अमाउंट होता है 500 रुपीज पर एनम, एक साल में 500 रुपए। 15 साल के बाद जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, आप उसको 5 साल के लिए हर बार एक्सटेंड करवा सकते हैं। मतलब 15 से 20 साल करवा सकते हैं, 20 से 25 साल कर सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। पर आप इस अकाउंट को 15 साल से पहले क्लोज नहीं करवा सकते। जो भी आपने इसमें पैसे जमा किए उस पर कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनेटेड आयर हैं उनको सारे पैसे दे दिए जाते हैं। बात करें पोस्टल इंश्योरेंस की, इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का उससे पहले ही वेलफेयर स्कीम के तहत, मतलब लोगों का भला करने के लिए उन्होंने पोस्टल इंश्योरेंस की शुरुआत की थी। सारे एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी की सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, मतलब सरकारी जो कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं जो सरकार में, उनको ये वाला इंश्योरेंस मिलता है। इसमें कई सारी पॉलिसीज होती हैं, और इसमें जो है लोएस्ट प्रीमियम होता है और मैक्सिमम बोनस होता है। ऑब्वियसली सरकारी लोग हैं तो उनके लिए प्रीमियम प्रीमियम भी कम होगा, बोनस भी ज्यादा होगी। फिर आता है आपका मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए यूजफुल है जो अपने उनको जो है इंटरेस्ट हर महीने चाहिए, उन लोगों के लिए ये स्कीम यूजफुल है। इस स्कीम में इंडिविजुअल या जॉइंट अकाउंट अपने खोल सकते हैं। ये भी 5 साल के लिए खुल सकता है। इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अमाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज आप पहले गुजरात में रहते हैं, आगे से चल के 5-10 साल में आप मध्य प्रदेश में चले गए रहने, तो आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। जब भी आप चाहें तो आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और मनी विड्रॉ हो सकती है सिर्फ 1 साल के बाद। ठीक है, चलो बात करें मनी ऑर्डर की। मनी ऑर्डर एक ऐसा अरेंजमेंट है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज सकते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस। इसमें पोस्ट ऑफिस जो है कमीशन चार्ज करता है।
रिसीवर को एक रिसिप्ट साइन करनी होती है और वो रिसिप्ट वो लोग सेंडर को भेज देते हैं कि भाई आपके पैसे रिसीवर तक पहुंच गए। अब पोस्ट ऑफिस ने इंस्टेंट मनी ऑर्डर आईएमओ भी स्टार्ट किया। ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करके होता है। इसमें आप 1000 से लेके 50,000 रुपए तक इंडिया के किसी भी पार्ट में एक दिन में भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए सेंडर पोस्ट ऑफिस तक पहुंच सकता है, मतलब जब वो पहुंचता है, पे करता है मनी और कमीशन भी साथ साथ में, इमिडिएटली एक सीक्रेट नंबर जो है वो वहाँ वहाँ पर शुरू किया जाता है, या शुरू मतलब वो लोग बनाते हैं, और उस सीक्रेट नंबर को वो एक सील्ड एनवेलप में डाल करके उसको देते हैं, किसको, सेंडर को। सेंडर वही सीक्रेट नंबर रिसीवर को देता है, और जब रिसीवर अपना फोटो आईडी और वो सीक्रेट नंबर वहां दूसरे वाले पोस्ट ऑफिस पे देगा, तो उसको वो पैसे मिल जाएंगे। अभी अभी पोस्ट ऑफिस का जो है उन्होंने एक ई मनी ऑर्डर भी शुरू किया है। आईएमओ अलग था, ईएमओ अलग है। ये जो सर्विस है ये कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस में ही अभी अवेलेबल है। ईएमओ के जरिए आप नेक्स्ट डे पर पैसे जो है वो रिसीव कर पाएंगे। इसका लिमिट है 1 से लेके 5,000 रुपए तक। पोस्ट डिपार्टमेंट जो है उसमें वेब सर्विसेज इसमें यूज होती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क यूज होता है, जो मोस्टली फ्री होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ढीला चलता है। ईएमओ जो है वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करता है। सेंडर को पोस्ट ऑफिस पर्सनली जाना पड़ता है, या तो वो वेबसाइट विजिट कर सकता है पोस्ट ऑफिस की, और अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से जैसे भी उसको ठीक लगे, और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है। सेंडर को अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड जो है रिसीवर का वो डालना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर अंदर मनी जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाती है। जब उसको पैसे मिलेंगे रिसीवर को, तब उसको अपना फोटो आईडी वहां पर बताना पड़ेगा। पैसों के साथ साथ अगर आप कोई मैसेज भी भेजना चाहते हैं, वो भी भेज सकते हैं रिसीवर को। बाकी की कुछ सर्विसेज को देख लें तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। इन मतलब कहने का मतलब है आप फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रैवलर्स चेक फॉरेन करेंसी में, मान लीजिए आप गए हैं लंदन और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ वाली पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसे कोई आपका रिलेटिव डाल देता है, तो वहाँ आपको उसका चेक मिल जाएगा। फॉरेन करेंसी में डेबिट कार्ड देना, फॉरेन करेंसी में ड्राफ्ट देना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, फिर अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उन सब में वो एज एन एजेंट काम करता है। बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिटिंग पेंशन मनी, ये सब पेंशनर्स के लिए, रेलवे टिकट बुकिंग, ये सारी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस देता है। हमारे लोगों को पोस्ट ऑफिस में बड़ा ज़्यादा भरोसा है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पूरा उसका ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आपका गोडाउन या तो वेयर हाउस। इसका सिंपल शब्दों में मतलब समझें तो जब प्रोड्यूसर कुछ बनाता है, तो जरूरी नहीं है जब उसने बनाया उसी टाइम पे वो उसको बेचेगा, या उसी टाइम पे उसकी उस चीज की डिमांड हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब तक वो चीज बिकेगी तब तक वो प्रोड्यूसर उस चीज को कहाँ रखेगा, तो वो रखेगा उसको अपने गोडाउन या तो वेयर हाउस में। चलो शुरू करें इसको फिर। प्रोडक्शन के बाद हर प्रोडक्ट को अपने इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए स्टोरेज यहाँ ज़रूरी हो जाता है। गोडाउन जो है ज़रूरी हो गया पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको खाली सीजनल डिमांड मिलता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन पूरे साल चलता है। ऐसे गुड्स बाकी के टाइम में गोडाउन में रखे जाते हैं। जब डिमांड आ जाएगी तो उनको गोडाउन से बाहर निकाला जाता है। बहुत से ऐसे ओकेशंस होते हैं कि मटेरियल्स को भी स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए आपका गोडाउन सर्विस जो है ज़रूरी है। सिंपल शब्दों में गोडाउन का मीनिंग समझे तो गोडाउन एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। इसमें स्टोर करते टाइम हम उसकी क्वालिटी पे बड़ा ध्यान देते हैं कि क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे, और क्वालिटी में कोई भी चेंज ना हो, या तो मिनिमम चेंजेस हो। ये मेन ऑब्जेक्टिव है गोडाउन का। गोडाउन जो है टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है आपके प्रोडक्ट के लिए। टाइप्स ऑफ गोडाउन में आपके 3 टाइप के पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है ओनरशिप को लेकर के। ओनरशिप में आते हैं, एक आता है आपका प्राइवेट, एक आता है आपका पब्लिक। फिर आता है कस्टम ड्यूटी पे किया है कि नहीं किया है, तो कस्टम ड्यूटी पेड अलग होगा। फिर बॉन्डेड यानी कस्टम ड्यूटी नहीं पे किया हुआ, उसका नाम है बॉन्डेड वाला। फिर है यूजफुलनेस, यानी क्या क्या उसमें रखा जा सकता है, तो जनरल में आप सारी जनरल चीजें रख सकते हैं। स्पेशल में जो जिन चीजों को खास ध्यान देने की जरूरत पड़ती है वो स्पेशल गोडाउन में जाती हैं।
एक-एक करके सबका मीनिंग देखें तो प्राइवेट वाला वो होता है जिसका ओनर जो है ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो, वो सिर्फ़ उसमें अपने ही गुड्स रख सकता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बोलेंगे प्राइवेट वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस वो होता है कि अपने बिज़नेस के लिए गुड्स स्टोर करना उसमें नहीं होता, पर पब्लिक के यूज़ के लिए वो होता है। ये गोडाउन्स जो हैं हो सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करे या कोई इंस्टीट्यूशन ओन करे। बिज़नेसमैन या दूसरे लोग इन गोडाउन्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए उनको रेंट पे करना पड़ेगा और बाकी के एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। पब्लिक गोडाउन्स नॉर्मली रेलवे स्टेशन के पास, किसी पोर्ट यानी कि जो बंदर होते हैं ना, बंदरगाह जहाँ पर शिप्स आती हैं और जो एयरपोर्ट, वहाँ पर ये सारे होते हैं। पब्लिक वेयरहाउसेस जो हैं आजकल हमारे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट प्रोफ़ेशन में आ गए हैं, मतलब कोई भी इंसान इंडिपेंडेंटली इसको कर सकता है। पब्लिक गोडाउन्स जो हैं ये गारंटी करते हैं प्रोडक्ट के स्टोरेज को, मेंटेनेंस को और उसके प्रोटेक्शन को। पब्लिक गोडाउन्स जो हैं वो रिसिप्ट्स रखते हैं प्रोडक्ट्स के लिए जो उनके पास रखे गए हैं। ये रिसिप्ट्स जो हैं वो तब काम आती हैं जब आप उन प्रोडक्ट्स को जो है लेने जाएँगे और फिर वहीं पर आप उसको परचेज़ और सेल भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है ये पता है? जब कोई चीज़ हमारे यहाँ से बाहर से आती है, तो हमको उसको छुड़ाने के लिए ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो ऐसी इस ड्यूटी को अपने बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अच्छा, इम्पोर्टेड जो गुड्स होते हैं, जिनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन कोई भी तुरंत ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको नहीं मिलता कि भई तुरंत ही उनको डेस्टिनेशन पे पहुँचाया जाए। तो ऐसे में वो पब्लिक गोडाउन्स में स्टोर किए जाते हैं, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, बॉर्डर एरियाज़ में। ऐसे गोडाउन्स को बोलते हैं हुज़ कस्टम ड्यूटी इज़ पेड, जहाँ पर कस्टम ड्यूटी पे हो गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब वही हुआ कस्टम ड्यूटी और वो पे हो गई है, खाली उसको लेके जाने की देर है। बॉन्डेड ड्यूटी क्या है कि कस्टम ड्यूटी हमें पे करने की ज़रूरत है इम्पोर्ट पे। अगर आपने नहीं पे किया है, तो भी वो आपके गुड्स तो स्टोर होंगे गोडाउन में, पर इन गोडाउन्स को अपने बोलेंगे बॉन्डेड गोडाउन। वहाँ से अगर आप अपनी चीज़ों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको पहले उसके लिए कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ये जो है आपके पोर्ट्स, बॉर्डर ऑफ कंट्री, यहाँ पर ये सिचुएटेड होते हैं। अगर इम्पोर्टर जो है वो वापस उसको री-एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो ये कर सकते हैं। री-एक्सपोर्ट मतलब वापस भेज देना। और ये गुड्स जो हैं, ये आपके वे ऑफ क्लासिफिकेशन, रीपैकिंग, ये सारी क्लासिफिकेशन मतलब अलग-अलग करके चीज़ों को रखते हैं, रीपैकिंग करके देते हैं। प्रोडक्ट का जो बेसिक नेचर है वो यहाँ पर नहीं बदलता। इन गोडाउन्स को अपने बोलेंगे एक ये ब्लेसिंग है री-एक्सपोर्टिंग के लिए, ठीक है? चलो यूज़फुलनेस से बात करें तो एक है आपका जनरल गोडाउन। ये जो है इसमें कोई भी स्पेशल केयर या स्पेसिफिक मेंटेनेंस नहीं रखा जाता। ये जो है नॉर्मल होता है, एकदम जनरल होता है। इसमें सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अलग-अलग शेप के, वेट के, वॉल्यूम के, नेचर के, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं और ये वाले गोडाउन्स वाइड स्प्रेड होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। स्पेसिफिक गोडाउन्स हर जगह नहीं पाए जाते। जिन प्रोडक्ट्स को स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं स्पेसिफिक गोडाउन्स। ये गोडाउन्स जो हैं ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाते हैं जैसे कि आपका एक्सप्लोसिव, क्रैकर, पॉइज़नस केमिकल, कुकिंग गैस, पेट्रोल यानी खतरनाक चीज़ों के लिए बेसिकली। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि मान लो अंडरग्राउंड टैंक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स लगी हुई होती हैं पॉइज़नस केमिकल्स के लिए, मतलब जिस केमिकल से ज़हर वाली हवा आएगी या ज़हर वाले केमिकल्स होंगे, तो उनका जो हवा या उनका जो असर है वो बाहर ना जाए, तो इसके लिए वहाँ पर ब्रिक्स लगी हुई होती हैं। फ्रूट, मिल्क और वेजिटेबल जैसे जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल होगा। ये गोडाउन ज़ाहिर-सी बात है एक्सपेंसिव होंगे और यहाँ पर बहुत से कायदे कानूनों को फ़ॉलो करना पड़ता है सेफ्टी के लिए। लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ का मतलब है कि ट्रांसिट करना। ट्रांसिट मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को, लोगों को पहुँचाना। तो यहाँ पर 2 टाइप के ट्रांज़िट्स हैं आपके, पीपल के लिए अलग, गुड्स के लिए अलग। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तब चाहिए होती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को, किसी इंसान को भेजना चाहते हैं। पहले एनिमल्स और व्हीकल्स यूज़ होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनिमल्स भी यूज़ होते थे। उसके साथ-साथ फिर धीरे-धीरे जो है वाटरवेज़ का भी आने लगा टाइम कि आप पानी के ज़रिए भी भेज सकते हैं और मॉडर्न इन्वेंशंस में आ जाता है आपका एरोप्लेन। चलो इसके टाइप्स की बात करें तो ह्यूमन ऑपरेटेड यानी आज भी ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सिस्ट करता है।
ह्यूमन बीइंग्स को गुड्स को ट्रांजिट करने के लिए, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। बहुत सी जगह पर पेडल रिक्शा अ, आज भी चलती है, जहाँ जिसमें वो लोग जो है बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इंस्टा एग्जांपल ले लें तो कोलकाता में पेडल रिक्शा चलती है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पर ह्यूमन ऑपरेटेड कैरियर्स चलते हैं। एनिमल ऑपरेटेड हब का काम आ सकता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और इसके एग्जांपल्स हैं हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट। एयरवेज जो है ये ह्यूमंस के लिए भी काम आ सकता है, गुड्स को ट्रांजिट करने के लिए भी काम आ सकता है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस को बड़ी जल्दी से आप मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी पहुंच सकते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इसमें रनवे बड़ा जरूरी है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और मान लीजिए गुड्स कम है, लोग कम है और रनवे अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर आप हेलीकॉप्टर सर्विस को भी यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? हॉस्टाइल रीजन्स में, मतलब जहाँ रनवे अवेलेबल नहीं है, मोस्टली रूरल एरियाज में। लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें आपके आते हैं दो जो हैं आपके, एक है रेलवेज, एक है आपका रोडवेज। ह्यूमन और गुड्स को ट्रांजिट कर सकते हैं अपने रेलवेज के जरिए। हमारे यहाँ पर नॉर्मली डीजल या इलेक्ट्रिसिटी की रेलवे इंजन होती है। बहुत से कोचेज ऐसे हैं जिन कोचेस में भी फ्यूल इंजन्स लगी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टीपल यूनिट ट्रेन। ये वन लाइनर में इसका मीनिंग बड़ा पूछा जाता है। आज जो है रेलवेज केबल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को यूज करती हैं फॉर गिविंग द सिग्नल्स। शुरुआत में, मतलब अभी ही, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी एज अ फ्यूल जो है इंडिया के रेलवे इंजन्स में यूज किया जाता है। रेलवेज हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट सारे टाउन्स और सिटीज को कनेक्ट करती है। और जो ट्रेन सिटीज के अंदर भी चलती हैं वो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का एक स्पाइनल कॉर्ड कहलाती हैं। मतलब रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रोडवेज की बात करें तो रोडवे में फ्रीडम होती है कि आप एक रोड से दूसरे रोड कभी भी चेंज कर सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन, स्पीड, टाइम, जो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आप करिए। और ये जो है दूसरे मोड्स में पॉसिबल नहीं है। रेलवे में अगर हम जाएं तो ट्रेन जहां जाएगी वहां अपने को जाना पड़ेगा, नो डाउट। अपने को जहां उतरना है वो अगर जगह पास में भी है, फिर भी वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेन टू रीच दैट प्लेस। तो रोडवे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये जो सर्विस है ये आपकी डोर स्टेप पे भी अवेलेबल होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवे में बस जो है एक इफेक्टिव वे है। अगर आप लेसर वेट के गुड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रक जो है, और कम डिस्टेंस है तो ट्रक जो है उसके लिए बड़ा यूजफुल है। व्हीकुलर ट्रैफिक आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा व्हीकल्स हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। उससे हमारे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, पार्किंग की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। इसके कारण बहुत सी सिटीज में बीआरटीएस का सिस्टम लाया गया है। ऐसी बसेस जो हैं इनके लिए अलग से रोड बनाया गया है, हमारे अहमदाबाद में भी है। और ऐसी बसेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी पहुंच सकती है, क्योंकि इनका जो रोड है बीच वाला, जैसे अहमदाबाद में हमने देखा होगा बीच वाला जो रोड है, वहां पर कभी भी ट्रैफिक हो ही नहीं सकता है। सिग्नल्स नो डाउट वहां लगते हैं बट ट्रैफिक नहीं होता। एक बस से दूसरी बस का जो ड्यूरेशन है वो ऐसे कम से कम रखा जाता है ताकि उसको बहुत जल्दी अपने जो है बसेस को एक से उधर कर सके। गुजरात में ये सर्विस जो है अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जैसे सिटीज में अवेलेबल है। वाटरवेज पे आए तो सी, रिवर, लेक, कैनाल, ये सारे जो हैं आपके वाटरवेज हैं जिसपे आप बोट, फेरी, शिप, इन सबको यूज करके वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सी शोर प्लेसेस जो हैं, अगर मान लो हमारे आसपास समुद्र का किनारा है, यहाँ जहाँ पर वाटर है और वहाँ वाटर के बाजू में इवन लैंड है, तो वहाँ पर होवर क्राफ्ट का यूज हो सकता है। और होवर क्राफ्ट क्या है? बहुत बड़ा जायंट हाई स्पीड फैन है। बड़ी बड़ी डैम्स जो हैं कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, पानी को अवेलेबल कराया जाता है कैनाल्स के जरिए। कैनाल्स को भी यूज कर सकते हैं वाटरवेज के जरिए, मतलब वाटरवेज में फॉरेन ट्रेड जो है मोस्टली वाटरवेज के जरिए ही चलता है आज के ज़माने में भी। जो बाकी के मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उन सब के मुकाबले वाटरवेज भले स्लो हैं, लेकिन आजकल उनमें मॉडर्न इंजन्स का यूज़ होता है, तो उसके ज़रिए आप ज़्यादा क्वांटिटी जो है गुड्स का उसको आप इफेक्टिवली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एयरवेज के मुकाबले वाटरवेज जो है वो चीपर है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री अगर भेजना है, एयरवेज महंगा पड़ जाएगा, वाटरवेज चीपर है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आप चीज़ों को भेज सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कभी-कभी 1-1 महीना, 2-2 महीने ऐसे हो जाते हैं।
ये जो है नियर बाय कोस्टल एरियाज जहाँ पर जो फेरी सर्विस प्रोवाइड होती है वो बड़ी प्रॉफिटेबल है। फिर आता है आपका ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए होती है। ये अरेंजमेंट जो है फ्लूइड वेस्ट, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सारी चीज़ों के लिए होती है। इन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बड़े काम आती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में अब जो है जो गैस आता है जिससे हम खाना बनाते हैं, तो वो गैस जो है पाइपलाइन के जरिए आता है। बहुत सी जगहें ऐसी हो गई हैं जहाँ पर जो गैस का वो जो बाटला आता था वो बंद ही हो गया है। एग्जाम्पल है हजीरा से लेकर के मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश तक हमारी जो पाइपलाइन है गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो लगाई हुई है। ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने पाइपलाइन के जरिए आसाम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे कंट्रीज सॉरी स्टेट्स में। चलो, तो ये चैप्टर आपका हो गया पूरा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शंस में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे। नमस्ते।